को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र नरेंद्र मोदी के राज में बड़ी सांप्रदायिक हिंसा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा का ठीकरा फोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। लेह में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन का किया उद्घाटन। टीआरएस सांसद के कविता के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर और तेलंगाना पर दिया था विवादास्पद बयान। सुनील पारस्कर को मिली राहत। सत्र न्यायालय से मिली पारस्कर को अग्रिम जमानत। और ऑटो टैक्सी के न्यूनतम किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किराए में हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों की सफर में। और बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां कश्मीर में केसर क्रांति की नींव रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि वो लद्दाख के लोगों का कर्ज चुकाएंगे। प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन लेह के विकास के 3 पहिए है। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा है कि जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था उसे जरूर पूरा किया जाएगा। मोदी से पहले भाषण करने आए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ मुद्दे उठाए, जिस पर बाद में भाषण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते क्या कुछ कहना था। आपका गुजरात और लद्दाख जो है देखने में शायद एक जैसा ना हो, लेकिन जितनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी आपकी रियासत में है, शायद उतनी ही कैपेसिटी सोलर एनर्जी की यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सोलर एनर्जी को हम सही माने में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उस एनर्जी को बाकी मुल्क में लिया नहीं जा सकता। ये पावर ग्रिड कनेक्टिविटी जल्द से जल्द मुकम्मल हो। यहां पे हजारों मेगावाट की कैपेसिटी जो है लद्दाख के सोलर रेडिएशन समान है। गुजरात के रेगिस्तान में जितनी सोलर एनर्जी की संभावना है, उतनी ही सोलर एनर्जी की संभावना लेह लद्दाख में है। जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट के पीछे का दर्द बयां किया, वहीं नरेंद्र मोदी का कहना है क्या कुछ इस पर। आइए सुनते हैं। वजीर आजम साहब, ये कोना मेरी रियासत का, न सिर्फ इस मुल्क का बल्कि दुनिया में शायद सबसे खूबसूरत इलाकों में माना जाता है। जितना ऊपर वाले ने यहां इस इलाके को खूबसूरती दी है, मेहमान नवाजी, और दूसरा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट। ये परेशानी में भी मुस्कुराहट से परेशानी का सामना करते हैं, और शायद इनकी मुस्कुराहट देख के हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह की मुश्किलात या किसी तरह की परेशानी नहीं है। मैं हमेशा देखता हूं यहां के लोगों के चेहरे की मुस्कान, जब यहां के चट्टान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहां का हर व्यक्ति उसके चेहरे पर। तो सुपारी किसने लिया? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसने इलेक्शन लड़ी वहां पे। मैं एक राजनीतिक पार्टी हूं, मैं इलेक्शन लड़ा। अब किसको कितना जनता ने वोट दिया एक अलग बात है।
सर एक आखिरी सवाल जाते जाते कि मोदी की लहर देखी जा रही है, बहुत ही बड़े मायने में वो आए हैं। महाराष्ट्र में भी इस वक्त महायुति की लहर दिख रही है, ऐसा सभी जगह के जो जायजे हैं वो देखें। ऐसे में आप आघाड़ी में शामिल होते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप गलत सोच रहे हैं या गलत राह के लिए हैं? देखिए, ऐसा है कि मोदी की जो आघाड़ी है, जो लहर है, वो कम्युनल लहर है, उसमें तो मैं शामिल हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और मोदी जी जो लहर पहले चली है, वो लोग परेशान थे। लोग 60-65 साल तक मुसलसल जिसकी सरकार दिल्ली में रही है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ब्लैक मनी बाहर से लाना, ऐसे मुद्दों को लेकर मोदी जी ने जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाषण किया था, ऐसा लगता था कि जादू की छड़ी फिरा देंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। लोगों ने एक बार इनको आजमाने के लिए वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है, सबको साइड कर दिया, इनको वोट दिया। मुझे नहीं लगता कि यही चीज़ असेंबली में दोहराई जाएगी, मुझे ये नहीं लगता है। और जो भी हो, लेकिन हम सेकुलर लोग इकट्ठा रह सकते हैं, कम्युनल के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। आघाड़ी की सरकार आएगी, आप शामिल होते हैं तो क्या विश्वास लगा रहे हैं आप? नहीं, हम उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो बिल्कुल समझेंगे कि सेकुलर लोगों की सरकार आना चाहिए, सेकुलर की सरकार ही आएगी। बहुत शुक्रिया। अबू आज़मी साहब सपा के नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आघाड़ी सरकार में शामिल हो सकते हैं, जिससे सभी जो वोट हैं इनके हिस्से में आएंगे और सत्ता फिर से एक बार महाराष्ट्र में आघाड़ी की आएगी। कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज़, मुंबई। और मॉडल से रेप के आरोप में फंसे डीआईजी सुनील पारस्कर को राहत मिली है। सत्र न्यायालय से पारस्कर को अग्रिम जमानत मिल गई है। बॉलीवुड की एक मॉडल ने लगाया था सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप, जिसके कारण पिछले 1 माह से क्राइम ब्रांच की डीसीपी शारदा राउत इस मामले में सुनील पारस्कर और शिकायतकर्ता मॉडल से कई बार पूछताछ कर चुकी है। बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट ने रिक्शा और टैक्सी यूनियन की मांग पर गौर करते हुए आज ऑटो और टैक्सी के न्यूनतम किराए में 2 रुपये वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बताते आपको कि टैक्सी का न्यूनतम किराया 21 रुपये और ऑटो का किराया न्यूनतम 17 रुपये होगा। ये बढ़ी हुई कीमतें आज मध्य रात्रि से लागू होगी। इसके पहले 15 और 19 रुपये ये किराया था। और बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट के नए आदेश से दही हांडी आयोजकों को बड़ा झटका लगने की बात सामने आई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दही हांडी में भाग लेने वाले गोविंदा की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दही हांडी का आयोजन सड़कों पर नहीं किया जाएगा, खुले मैदान में दही हांडी का आयोजन किया जाए। दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होगी और दही हांडी में भाग लेने वाले सभी गोविंदाएं अपने आयु प्रमाण पत्र पेश करें। ऐसा सख्त आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इस संबंध में दही हांडी के आयोजकों प्रताप सरनाइक और गोविंदा पथको का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि दही हांडी के इवेंट के दौरान बहुत गोविंदा जख्मी होते हैं, साथ साथ में बहुत गोविंदा की मृत्यु भी हो गई है। पिछले 8-10 दिन में अगर देखा जाए, करी रोड में एक गोविंदा बहुत ही बुरी हालत में जख्मी हो गया। न्यू बॉम्बे में सांगपाड़ा में एक गोविंदा गिर के उसकी मृत्यु हो गई। कल गोरेगांव में एक गोविंदा की मृत्यु हो गई। इस दौरान अगर सिर्फ गोविंदा एक के ऊपर एक उनकी मृत्यु हो रही है, अपघात हो रहे हैं, और ऐसे माहौल में अगर मैं गोविंदा का उत्सव वहां पे करूं, इवेंट करूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ये साल से संस्कृति युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से जो हमारा वर्तक नगर में उत्सव होता है वो पूरी तरह से बंद करने जा रहा हूं। जब तक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये दही हांडी उत्सव को राज्य शासन नहीं लाती है, तब तक ये उत्सव हम चालू नहीं रखेंगे। और साथ ही में अगर स्पोर्ट्स के कैटेगरी में उसको लेके जाएंगे तो उसमें कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स के हिसाब से ही सब गोविंदा मंडल जो है एक के ऊपर चढ़ेंगे और एक के ऊपर थर रचेंगे। तो इसलिए ये बंद कर दिया मैंने। और हमारी महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारा हिंदू का एक त्योहार है, वो त्योहार हम कहीं भी बंद नहीं करने देंगे। रात को 12 बजे गोकुल अष्टमी की हम पूजा करेंगे और सुबह एक सराव शिविर का आयोजन करेंगे। जो भी 3-4 थर रचने हैं वो आके थर रचेंगे, उनको सेफ्टी किट्स हम लोग दे देंगे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा। महीनों के नाम को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महीनों के ये नाम कैसे पड़े और किसने इनका नामकरण किया? आइए जानते हैं। जनवरी। जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर वर्ष के पहले महीने जनवरी का नामकरण हुआ। जेनस को लैटिन में जेनरिस कहा गया। जेनस जो बाद में जनवरी बना, जो हिंदी में जनवरी हो गया। फरवरी। फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रुएरिया से माना जाता है, जो संतान की देवी मानी गई है। इसलिए महिलाएं इस महीने में इस देवी की पूजा करती थी ताकि वे प्रसन्न होकर उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। मार्च। रोमन देवता मार्स के नाम पर मार्च महीने का नामकरण हुआ। रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था। मार्स मार्टियस का ही एक रूप है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अप्रैल। इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पेरायर से हुई। इसका अर्थ है खुलना। रोम में इसी माह कलियां खिलकर फूल